प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी बायोलॉजी क्लासेज के अंदर। हम आज की वीडियो में आपके लिए नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इससे पहले का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। पिछली जो हमने वीडियो डाली थी वो उस चैप्टर में हमने 9 वीडियो आपको अपलोड किया था और 9 वीडियो के अंदर हमने आपको मानव में जनन पूरा चैप्टर हमने विस्तार से पढ़ा। आज हम इसी से संबंधित जो टॉपिक है, हालांकि हमने बीच वाले चैप्टर बाद में लेंगे, चैप्टर नंबर 31 जो कि मानव में युग्मक जनन। चूंकि मानव में जनन के बाद जो टॉपिक आते हैं रिलेटेड वो युग्मक जनन के हैं, तो हम इसी को आगे लेते हुए चूंकि रिलेटेड है तो हमने लिया है 31 चैप्टर मानव में युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है पहले हम इसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो किस प्रकार होती है, अर्थात शुक्राणु का निर्माण, शुक्र जनन प्रक्रिया कैसे होती है। तो इससे पहले हमें जानना होगा कि युग्मक जनन क्या होता है। युग्मक जनन, युग्मक जनन को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस जो है वो सीधे शब्दों में हम ये कहें कि जननांगों में युग्मकों का निर्माण, जननांगों में युग्मकों का निर्माण। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस क्या है, जो जेनाइटल ऑर्गन्स है उनमें युग्मकों के निर्माण जो है वो क्रिया कहलाती है गैमेटोजेनेसिस। मानव की अगर हम बात करें तो मानव हमने कहा द्विलिंगी प्राणी है, द्विलिंगी प्राणी है, बाइसेक्सुअल प्राणी है। तो नर और मादा अलग अलग होते हैं। राइट, मानव के अंदर हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मानव जो है वो द्विलिंगी प्राणी है, बाइसेक्सुअल है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है और क्या होता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। तो चूंकि जब द्विलिंगी प्राणी है तो मेल और फीमेल अर्थात पुरुष और स्त्री अलग अलग प्राणी होते हैं। तो युग्मकों का निर्माण जो है वो जननांगों में होता है। पुरुष में हमने कहा मुख्य जननांग क्या होता है, वृषण होता है, और स्त्रियों में अंडाशय होता है। राइट, ओवरी, टेस्टिस और इधर ओवरी। वृषण के अंदर क्या बनते हैं, नर युग्मक शुक्राणु बनते हैं अर्थात स्पर्म्स। जबकि अंडाशय में क्या बनेंगे, मादा युग्मक बनेंगे। मादा युग्मक क्या है, अंडाणु है या ओवम है। अब आप देखिए हमने कहा कि मेल जो है उसमें मुख्य जनन अंग होता है टेस्टिस, वृषण। वृषण में क्या बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे। स्त्रियों में मुख्य जननांग क्या होता है, अंडाशय। मुख्य जननांग वो होता है जिसमें युग्मक बनते हैं, तो युग्मक कौन सा बनेंगे, अंडाणु बनेंगे। अब शुक्राणु के बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। जबकि अंडाणु के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं हम, अंड जनन, अंड जनन, oogenesis। तो शुक्राणु के बनने की क्रिया शुक्र जनन,
स्पर्मेटोजेनेसिस, अंडाणु के बनने की क्रिया को अंडजनन दैट इज oogenesis। दोनों क्रियाएं, वास्तव में ये दो अलग अलग क्रियाएं हैं जिनको हम सम्मिलित रूप में युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन अर्थात गैमेटोजेनेसिस। तो आज जो हमारा चैप्टर है गैमेटोजेनेसिस, मानव में युग्मक जनन, तो हम युग्मक जनन को ही पढ़ेंगे। और इस युग्मक जनन में हमें पता है दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक शुक्र जनन जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, दूसरी अंड जनन जिसे oogenesis कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण के अंदर, जबकि अंड जनन में मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि युग्मक जनन क्या है, जननांगों में युग्मकों का निर्माण, राइट। युग्मकों का निर्माण कहाँ हो रहा है, जननांगों में हो रहा है। मुख्य जनन अंग कौन से हैं, वृषण और अंडाशय। अब हम बात करते हैं सबसे पहले शुक्र जनन क्या होता है। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो विस्तार से हम शुक्र जनन के ऊपर होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस, इसी को हम शुक्राणु निर्माण भी कहते हैं, शुक्राणु जनन भी कह देते हैं। देखा जाए तो इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो हमने कहा कि वृषण में जनन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया, क्या कहा, वृषण में जनन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अरे नाम से पता है शुक्र जनन, जनन का अर्थ होता है निर्माण, किसका निर्माण, शुक्र, शुक्र अर्थात शुक्राणु। तो स्पर्म्स के निर्माण की प्रक्रिया को द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया है वो दो स्टेप्स में पूर्ण होती है। हम इसकी बात करें, सबसे पहले हम ये जान लें कि जो शुक्र जनन की जो क्रिया है वो मानव में एक निश्चित अवधि से प्रारंभ होती है। ये लगभग 12 से लेकर 14 वर्ष की आयु में स्टार्ट होती है प्रारंभ, और ताउम्र चलती है। यानी व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया चलती रहती है, अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता रहता है। लेकिन ध्यान रखना, फीमेल्स के अंदर अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया एक निश्चित समय से प्रारंभ होती है और एक निश्चित समय पर ही खत्म हो जाती है, जिसे हम आगे बताएंगे रजो दर्शन और रजो निर्वृत्ति के नाम से जानते हैं। यहाँ हम शुक्र जनन क्रिया को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए। पहला पार्ट जो है वो कहलाता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, अर्थात शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। और दूसरा जो पार्ट है वो कहलाता है शुक्राणु कायांतरण, इसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, साइटो अर्थात कोशिका विभाजन हम कह रहे हैं, कोशिका विभाजन द्वारा क्या होता है, एक शुक्राणु जन कोशिका अनेक शुक्राणु पूर्वी का निर्माण करती है, जबकि
यहाँ पर क्या होता है, शुक्राणु कायांतरण, अर्थात शुक्राणु एक गोलाकार कोशिका से किस प्रकार कार्य की और आकार की परिवर्तन के बाद एक सक्रिय शुक्राणु का निर्माण करता है। तो दोनों स्टेप्स को हम समझेंगे। यहाँ पर हम एक रेखा चित्र के माध्यम से इस प्रक्रिया को समझेंगे। इनमें सब में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। आदि जनन कोशिका, जिसको हम प्रिमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं, यहाँ से वृद्धि अवस्था में प्रवेश करती है तो आकार में ग्रोथ करती है। इसके बाद पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है और फिर दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है। और ये स्टेप जो है ये कहलाता है शुक्राणु कायांतरण, जिसमें प्रत्येक स्पर्मेटिड से 4 स्पर्म्स का निर्माण, प्रत्येक स्पर्मेटिड से 1 स्पर्म्स का निर्माण होता है। तो एक बार नामांकन कर लेते हैं पूरा उसका, ताकि हमें क्लियर समझ में आए। ये देखिए पहली कोशिका, ये आदि जनन कोशिका है, प्रिमोर्डियल जर्म सेल। यहाँ पर समसूत्री विभाजन होगा, जिसको हम माइटोसिस कहते हैं, माइटोसिस डिवीजन। और इसके द्वारा जो बनी सेल्स हैं वो कहलाती हैं पूजन पुंमणु जन कोशिका, पुंमणु जन या शुक्रजन कोशिका। और इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, राइट। अब यहाँ से अगली अवस्था में जब प्रवेश करती है, वृद्धि अवस्था आती है, तो इसे हम कहते हैं प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पर मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, या इसको हम कहते हैं परिपक्वन विभाजन फर्स्ट। और यहाँ पर 2 सेल्स बनती हैं जिन्हें हम कहते हैं द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। फिर यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन, इसको हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, या इसको परिपक्वन विभाजन सेकंड भी कहते हैं। शुक्राणु पूर्वी, जिन्हें स्पर्मेटिड कहते हैं, स्पर्मेटिड। और यहाँ आप देख रहे हैं ये सक्रिय
सक्रिय शुक्राणु जो कि नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक होते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम बात करें तो ये अवस्था आती है गुणन प्रावस्था, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। सेकंड उपावस्था है वृद्धि प्रावस्था, इसको हम ग्रोथ फेज कहते हैं। एंड थर्ड जो है वो कहलाती है परिपक्वन प्रावस्था। इसको हम कहते हैं मैचुरेशन फेज। और ये जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाती है शुक्राणु कायांतरण। शुक्राणु कायांतरण। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस है ये कहलाती है, ये पहला स्टेप है हमारा जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटो साइटोजेनेसिस। जिसको हम कहते हैं शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। और जो दूसरा स्टेप है वो यहाँ से शुरू होता है, इसे हम कहते हैं शुक्राणु कायांतरण। दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। तो अब अपन ध्यान से देखते हैं, हमारा जो डायग्राम है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। चित्र को हम बता रहे हैं कि ये चित्र किसको दर्शा रहा है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को दर्शा रहा है। अर्थात मानव में शुक्र जनन, शुक्र जनन क्रिया की विभिन्न अवस्थाएं। मानव में शुक्र जनन क्रिया की विभिन्न अवस्थाएं। तो अब आपके सामने यहाँ पर इस डायग्राम से सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है इस टॉपिक से संबंधित दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अभी हम शुक्र जनन को पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम अंड जनन को भी इसी प्रकार लेंगे। तो एक तो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन इन दोनों का कंपेयर पूछा जाता है, यानी तुलनात्मक अध्ययन। तो तुलनात्मक अध्ययन आप तभी कर पाएंगे जब आप दोनों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो दोनों में कहाँ कहाँ समानता है और कहाँ कहाँ विभिन्नता है, ये सब हमें डायग्राम के माध्यम से, जो रेखा चित्र हमने आपके सामने बनाया है, इससे हमें समझ में आएगी। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने बात की अभी कि शुक्राणु जनन की जो क्रिया है, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, वो वही वृषण के अंदर पूर्ण होती है। और वृषण की जनन उपकला की जो कोशिकाएं होती हैं वो लगातार समसूत्री विभाजन करती है। जनन उपकला की कोशिकाओं की हम बात करें तो वो आदि जनन कोशिका कहलाती है। दैट इज
प्रिमोर्डियल जर्म सेल। तो जर्म सेल जो होती हैं वो लगातार समसूत्री विभाजन करती हैं। कौन सा विभाजन करती है भाई? समसूत्री विभाजन। अब यहाँ पर जो शुक्र जनन क्रिया है वो 2 स्टेप्स में पूर्ण हो रही है। अध्ययन के लिए सुविधा के दृष्टि से हमने 2 स्टेप बनाए। पहला है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। तो यहाँ पर शुक्राणु पूर्वी बनेगी, सीधी सी बात है। जबकि यहाँ सेकंड स्टेप में क्या होगा? उस शुक्राणु पूर्वी से, देखो यहाँ पर शुक्राणु पूर्वी बन गए, तो यहाँ तक का कौन सा स्टेप हुआ? शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। इसके बाद शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु तक, ये देखिए इतना बड़ा चेंजेज हो रहा है। यहाँ से गोलाकार स्पर्म है, अचल है, अक्रिय है, इससे सक्रिय स्पर्म्स बन रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है ये पूरी क्या कहला रही है? क्योंकि कायांतरण हो रहा है, पूरी तरह से इसकी काया पलट हो रही है, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम शुक्राणु कायांतरण। दैट इज एक प्रकार का ये मेटामॉर्फोसिस है। तो यहाँ शुक्राणु कायांतरण सेकंड स्टेप है, जिसको हमने स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं या स्पर्मेटिलियोसिस भी कहते हैं। तो यहाँ पहले स्टेप की अगर हम बात करें तो उसमें अगेन 2-3 उप अवस्थाएं हैं। देखो 1, 2 और 3। तो यहाँ पर जो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण जब होता है तो उसमें 3 उप अवस्थाएं हैं। पहली उप अवस्था है गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था का नाम से ही जैसे पता है, इसको मल्टीप्लीकेशन अर्थात मल्टीप्लाई, गुणा हो रहे हैं, गुणा। और इस अवस्था का उद्देश्य भी ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं को, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिकाओं की संख्याओं को बढ़ाकर, किसके माध्यम से? समसूत्री विभाजन के माध्यम से लगातार आदि जनन कोशिकाएं विभाजन करके अनेक हजारों लाखों पुजन कोशिका, पुम्मणुजन या शुक्रजन कोशिकाएं बनाती हैं, जिनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया एक से हमने यहाँ दिखाई है, जैसे 4 बनी, और भी बनती रहेगी, लगातार ये विभाजन चलता रहेगा। तो अब यहाँ से हमें चलना है आगे। इनमें से एक कोशिका जो है उसको हम दिखा रहे हैं, ऐसा सभी कोशिकाओं में होता है, ध्यान रखना, सभी कोशिकाओं में होगा इस तरह से। तो हमने एक कोशिका ली है, तो एक कोशिका क्या हुई? स्पर्मेटोगोनिया, यानी एक स्पर्मेटोगोनिया से आगे चलकर 4 क्या बनेंगे? सक्रिय स्पर्म्स बनेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से 4, एक का यानी 4 बनेंगे शुक्राणु। तो यहाँ पर अगली अवस्था की जब हम बात करते हैं, दूसरी प्रावस्था जो आती है वो है वृद्धि प्रावस्था। नाम से ही पता है ग्रोथ फेज, तो इसमें ग्रोथ होगी। यहाँ पर कोई विभाजन नहीं होगा कोशिका में। ये कोशिका यहाँ से, अच्छा ये एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर देखिए समसूत्री विभाजन है तो गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी, आदि जनन कोशिका में भी, और शुक्राणु जो मात्र कोशिका कह लो या स्पर्मेटोगोनिया कह लो, उसमें भी एक यानी गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित रहेगी, ठीक है। ये मदर सेल है, किसके लिए? स्पर्म्स के लिए मदर सेल कहलाती है। तो अब यहाँ पर वृद्धि अवस्था में क्या परिवर्तन होगा? इसके साइटोप्लाज्म में ग्रोथ होगी, सीधी सी बात है। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी डबल होगा, यानी इसके अंदर जो है विभिन्न जो परिवर्तन होंगे, जिसके दौरान गुणसूत्र और जो इसका जीव द्रव्य है वो खाद्य पदार्थ एकत्रित करेगा और अपने आकार में कई गुना वृद्धि कर लेगा, ठीक है। ये वृद्धि क्यों हुई? अरे भाई, जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कोशिका अपने आप को तैयार करती है, या यूं कह सकते हैं कि ग्रोथ फेज का मतलब ये है कि ये अपने आप को परिपक्वन विभाजन जो होगा, अगली अवस्था जो आएगी, यानी उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन जब होगा तो उसके लिए तैयार कर रही है। तो तैयारी की अवस्था भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर तैयार हो गई कोशिका, यहाँ से यहाँ तक आ गई, ये कहलाई प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। जो स्पर्मेटोगोनिया है वो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहलाती है। गुणसूत्रों की संख्या अभी भी द्विगुणित है। तो ग्रोथ फेज कंप्लीट हो जाती है। अब हम पहुंच गए परिपक्वन प्रावस्था में, यानी मैचुरेशन फेज में। और मैचुरेशन फेज में ध्यान रखना, ये 2 स्टेप्स में पूर्ण होती है। पहले स्टेप में क्या होता है? विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, जो कि परिपक्वन विभाजन फर्स्ट भी कहलाता है, क्योंकि परिपक्वन अवस्था में हो रहा है, इसलिए दैट इज मैचुरेशन डिवीजन फर्स्ट।
तो यहाँ पर क्या होता है, कोशिका दो भागों में बट जाती है और साथ ही साथ में गुणसूत्रों का भी यानी एक प्रकार से विभाजन हो जाता है, आधे हो जाते हैं। तो इसको न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, न्यूनकारी, ध्यान रखना, इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद क्या होता है, दो यानी द्वितीयक स्पर्मेटिड्स बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से दो यानी स्पर्मेटोसाइट बन जाती है और ये स्पर्मेटोसाइट अगेन अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, जिसको परिपक्व विभाजन सेकंड भी कह देते हैं, उससे डिवाइड होंगी। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी, इसलिए ये समानकारी होता है, समानकारी। ये बहुत ध्यान रखना है, जो कि हमें डिफरेंस जब हम करेंगे तो वहाँ भी इसको बताना होगा। तो ये विभाजन समानकारी होगा, राइट। समानकारी विभाजन से प्रत्येक जो है द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से दो जो है शुक्राणु पूर्वी दैट इज स्पर्मेटिड बन जाते हैं। और स्पर्मेटिड गोलाकार हैं, अचल हैं और अभी निष्क्रिय हैं। तो ये अभी स्पर्म के समान सक्रिय नहीं है, तो यहाँ पर इनको सक्रिय बनाना है। अभी इसमें बहुत सारे परिवर्तन करने हैं जिनको हम शुक्राणु कायांतरण कहेंगे। तो ये जो शुक्राणु कायांतरण की जो प्रोसेस है वो अगले स्टेप में होगी, जिसको हमने नाम दिया शुक्राणु कायांतरण अर्थात स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस जब स्टार्ट होगा तो ध्यान रखना, जो स्पर्मेटिड है इसके अंदर केंद्रक है, एक अगुणित केंद्रक है, इसमें बहुत सारे जो हैं कोशिकांग हैं, गोल्जी बॉडी भी है। तो इसमें क्या परिवर्तन होता है, इसका केंद्रक जो है वो बेलनाकार अंडाकार हो जाता है, चम्मचाकार हो जाता है। मानव की बात कर रहे हैं हम, अलग अलग जातियों में अलग अलग होगा। तो मानव के अंदर ये क्या होगा, बेलनाकार हो जाएगा, कोशिका द्रव जो है इसका सिकुड़ जाएगा और जो गोल्जी बॉडी है वो इसके ऊपर क्या बनाएगी, एक्रोसोम बनाती है। और यहाँ पर जो है जो तारक काय है वो दो तारक केंद्रों में डिवाइड होकर अक्षीय तंतु बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल बाइंडिंग करके इसका मध्य भाग बनाते हैं और ये जो है एक शुक्राणु के अंदर परिवर्धित हो जाता है। तो ये क्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है शुक्राणु कायांतरण। तो यहाँ पर शुक्राणु कायांतरण में एक अगुणित अचल गोलाकार स्पर्मेटिड एक चल युग्मक शुक्राणु जो गतिशील है, सक्रिय है और एक छोटी सेल के समान है, सूक्ष्म और वो गतिशील है क्योंकि इसमें कशाभिका होती है चलने के लिए, इसमें बदल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जो शुक्र जनन क्रिया है वो उसमें एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म्स का निर्माण होता है। और ये प्रक्रिया जो है मानव के अंदर लगभग 74 डेज में कंप्लीट हो जाती है और ये ताउम्र चलती रहती है। हमने बताया एक निश्चित अवस्था में प्रारंभ होकर पूरी यानी उसमें चलती रहती है। तो वृषण के अनुप्रस्थ काट में हमने देखा था कि ये सर्टोली सेल थी और ये जनन उपकला की सेल थी। तो यहाँ पर ये कोशिकाएं लगातार विभाजन करके जो इसकी अवकाशिका थी उसके अंदर स्पर्म्स जो है हमें नजर आते थे। तो ये कोशिकाएं विभाजन करके ये जो प्रक्रिया है आपको इस तरह से दिखाई गई है वो सेम यहाँ पर हमें नजर आती है। और ये जो क्रिया है इसका नियंत्रण आपको पता है कि GTH हार्मोन होता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, उनके द्वारा नियंत्रित होता है। इसमें एक होता है आपका FSH और एक होता है ICSH, इंटर सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि अंतराली सेल से, अंतराली सेल कहाँ होती है, अंतराल में होती है, ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये कौन सा नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाती है, टेस्टोस्टेरोन, और ये हार्मोन इस क्रिया को नियंत्रण करता है। जिन व्यक्तियों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम बनता है उनमें ये प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है, अर्थात स्पर्म्स का निर्माण जो है वो बाधित हो सकता है। ये क्रिया जो है वातावरण के टेम्परेचर निर्भर करती है, पारिस्थितिक कारकों पर निर्भर करती है, हार्मोन्स पर निर्भर करती है। तो बहुत सारे कारक इस क्रिया को इफेक्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो थी हमारी वो स्पर्मेटोजेनेसिस पर थी, किस प्रकार स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात शुक्राणु का निर्माण। तो मेल मानव के अंदर टेस्टिस के अंदर आदि जनन कोशिका लगातार विभाजन करके स्पर्म्स का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को ही हम शुक्र जनन कहते हैं।
तो देखते रहिए लगातार। इससे पहले आज की जो वीडियो है उसके क्वेश्चंस तो तैयार हो जाइए। आपको क्वेश्चंस बेटा कमेंट में लिखने हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स देखते हैं उसमें आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि शुक्र जनन क्रिया कहाँ होती है। आपको आंसर वीडियो में मिलेंगे, पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिए। शुक्र जनन क्रिया कहाँ होती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि दूसरा जो क्वेश्चन है वो है नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है तो कौन सी सेल से होता है उसका नाम बताना है। और तीसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि जो शुक्र जनन क्रिया है, शुक्र जनन क्रिया किस अवस्था में प्रारंभ होती है, यानी मानव के अंदर कौन सी अवस्था में, जो एज लिमिट बताइए आपको, उस एज लिमिट को आपको बताना है। कौन सी एज में शुक्र जनन क्रिया प्रारंभ होती है, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कौन सी कोशिका से स्रावित होता है, और शुक्र जनन क्रिया कहां पर संपन्न होती है। तो देखते रहिए बेटा APS ऑनलाइन क्लासेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।